गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी बनाई हुई वीडियो का एंजॉय ले रहे होंगे। अब हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 इस्लाम का भारत में आगमन पार्ट 2 पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने पिछले भाग में बताया था कि अरबों और भारतीयों ने आपस में बहुत कुछ सीखा था। अरबों ने भारतीयों से सीखा था हिंदी भाषा से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत और चिकित्सा शास्त्र। इसी प्रकार से हमें जानकारी हो जाती है कि शतरंज के खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है स्क्रीन पर कि जिस तरह से हिंदी में अंक होते थे 1 2 3 4, तो उन्होंने अरबी में अंक बनाना सीख लिए थे और अंतर्राष्ट्रीय अंक 1 2 3 4 5 6 हो जाते थे। जब उत्तर भारत में तुर्क आक्रमण होने लगा तो तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति कैसी थी, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तुर्क आक्रमण के समय उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष में 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ और राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे, जो अधिकांशतः राजपूत थे। अतः इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए थे। और आप अंदाजा लगा सकते हो, जब वो राज्य विस्तार में संलग्न हो गए थे, यानी कि एक दूसरे के राज्य की सीमाओं का आदर न करना, अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाना, तो इससे क्या होगा? राजनीतिक अवस्था बढ़ जाएगी और केंद्रीय सत्ता का ह्रास होना स्वाभाविक हो गया था। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था और जाति व्यवस्था में और भी अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने आप को खान पान और आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का न ही प्रयास किया गया और न ही उससे लाभ उठाया गया। इस प्रकार भारत पर तुर्क आक्रमण होने लगे। जब हमें भी ये पता चलता है कि कोई आदमी कमज़ोर है, कोई पार्टी कमज़ोर है, तो उस पर हमला करना आसान हो जाता है। इसी प्रकार से जब तुर्कों को मालूम हुआ कि भारत में छोटे बड़े राजा हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने भारत पर आक्रमण करना उचित समझा। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के भी राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन्हीं में एक तुर्क आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी तुर्क जाति का था। महमूद गजनवी गजनी का शासक था। गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का नाम था। वह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। अतः इनके शासक सुल्तान कहलाए और इन राज्यों को सल्तनत भी कहा जाता है। तुर्क राज्यों का सबसे पहला हमला तब हुआ जब गजनी राज्य के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया और वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी रही। इससे पहले हम जानते हैं गजनी कौन था, महमूद गजनवी कौन था। गजनी राज्य का शासक था अल्पतगीन। अल्पतगीन का दामाद था शबूतगीन और शबूतगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत में राज करना नहीं चाहता था, तो प्रश्न बनता है कि वह भारत में आया क्यों? वह भारत में इसलिए आया था कि उसकी इच्छा थी ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्र को जीतना, जिसके लिए उसको सेना की आवश्यकता थी। अतः वो अपनी सेना को बढ़ाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में उसने सन 1000 से लेकर 1025 तक लगभग 17 बार अलग अलग विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया और उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा कर लिया। उसने मंदिरों, बौद्ध मठों को तोड़ा, लूटा और बहुत सारे धन दौलत इकट्ठा की गई। उसने 16वां आक्रमण
1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया, जो कि बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस मंदिर का आधुनिक निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह नवनिर्माण युक्त सोमनाथ मंदिर की है। जब महमूद गजनवी भारत आया था तो उन्हीं के साथ एक विद्वान जिसे अल-बरूनी के नाम से जाना जाता है, वह भी भारत आया था। अल-बरूनी कौन था? भारत कब आया था? अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इनका पूरा नाम अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 1973 ईस्वी में खीवा, जो मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ पर हुआ था और ये महमूद गजनवी का समकालीन था। विद्वान था तो यहाँ के उसने कुछ अध्ययन किया होगा, तो उसने यहाँ पर संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है। अल-बरूनी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि विदेशियों के प्रति यहाँ के लोग के विचार बहुत संकुचित होते थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इसी कारणों से वे उन्हें मलेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। मतलब जिसने जिस घर में जन्म लिया, उसके पिताजी का जो व्यवसाय था, उनके बच्चे उसी व्यवसाय को अपनाते थे। भारत के लोग भोजन अलग अलग थाल में करते थे, वो एक थाल में नहीं खाते थे। भारत के लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। मतलब भारत के लोग पहले से ही शगुन को पे बहुत विश्वास करते थे, पंडितों पे विश्वास करते थे। पंडित जी ने कौन सी चीज़ बताई है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा काम किस समय करना है, इस चीज़ पर उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है और शासक है। अर्थात भगवान हिंदुओं में ईश्वर को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था, उसी पर विश्वास किया जाता था, उसी के आदेश के अनुरूप शगुन माना जाता था। भारतीय खगोल और खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, पर्यवेक्षण के उपकरण और खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं पहले से ही निर्धारित की गई थी। भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री योग्य हैं, लेकिन इस ज्ञान के निष्कर्ष पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो वेदों में लिखा गया बस उसी को माना और उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष, समय और उनके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी, उन पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए। मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान पर था। उसने गजनी पर 1173 और 74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और उसे वहाँ चालुक्य के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गोरी भारत में पहली बार कब पर पराजित हुआ? तो पहली बार पराजित हुआ 1100 जब उसने चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय पर विधवा हमला किया, तब वह पहली बार पराजित हुआ। इस पराजय के बाद गौरी ने आक्रमण का मार्ग बदल दिया और पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब पर आक्रमण कर लिया था। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान
जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी, योग्य सेनानायक था। कई राजपूत शासकों को पराजित किया, जिसमें से चंदेल शासक परमादिदेव भी था। परमादिदेव के आला उदल नाम से लोक प्रसिद्ध सेनानायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई थी। तराइन का युद्ध, आप जानते हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, जो हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, के मैदान में 1191 ईस्वी में हुआ। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भाग गया, या पृथ्वीराज चौहान ने उसको जाने दिया। ये लड़ाई का सीन दिखाया गया है सन 1191 में। मोहम्मद गोरी हारने के बाद 1 साल तक तो शांत रहा, और इस दौरान उसने अपनी शक्ति सेना को और भी शक्तिशाली बना दिया। इधर पृथ्वीराज चौहान को विश्वास हो गया कि मोहम्मद गोरी अब दोबारा आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन उसका विश्वास गलत था। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच एक बार फिर तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी और उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार, बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। सन 1192 का तराइन का युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। तुर्कों की जीत के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्कों की जीत के कारण। इतिहासकार राजपूतों की हार और तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण रहे हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। जिस समय तुर्क भारत पर हमला कर रहे थे, राजपूत राजा अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण उनमें एकता नहीं थी। वो स्वयं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। राजपूतों द्वारा पुराने युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग करना। राजपूत पुरानी युद्ध प्रणाली पर लगे हुए थे। उन्होंने दूसरे विश्व में झांककर नहीं देखने की कोशिश की कि दूसरे लोग क्या करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सेना को उतना ध्यान नहीं दिया, जबकि तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे और फुर्तीले घुड़सवार भी थे। तुर्क सैनिक कुशल तीरंदाज थे, जबकि राजपूत सैनिक उतने अच्छे तीरंदाज नहीं थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच और छुआछूत की भावना। जब तुर्क लोग भारत पर हमला करते थे तो कुछ विशेष जाति के लोग यही समझते थे कि लड़ाई का काम केवल राजपूतों का है, केवल क्षत्रियों का है, वही लोग हमारी रक्षा करेंगे। यह भी एक इम्पोर्टेंट कारण था, एक महत्वपूर्ण कारण था तुर्कों की जीत का। इस पाठ में शब्दावली दी गई है, जिसमें 2 शब्द बताए गए हैं। तुर्क, मध्य एशिया और तुर्किस्तान में रहने वाली जाति को तुर्क कहा जाता है। हिजरत, मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना हिजरत कहलाता है। अगले पाठ में हम आपको इस पाठ के प्रश्नों से अवगत कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी यदि आपके कुछ प्रश्न है तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।